हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे खड़ी अनीका की बात सुनकर अंजलि मामी ने सारे गहनों को फिर से अलमारी में रखते हुए अनीका से कहा, अरे बेटा, यह तो काफ़ी वक्त हो गया था। मैंने अपनी अलमारी अरेंज नहीं की थी, इसलिए सोचा कि आज एक बार अलमारी को फिर से ठीक से अरेंज कर लूं। जब अंजलि मामी अनीका से यह सब कहकर जेवर के सारे डिब्बे एक के बाद एक अलमारी में रखने लगी, तब अनीका ने अंजलि मामी के कंधे पर एक हाथ रखते हुए उनसे कहा, मामी, आपको पैसों की ज़रूरत है। अनीका के मुंह से यह बात सुनते ही अंजलि मामी हैरान होकर अनीका की आंखों में देखने लगी। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद अनीका ने अपने पर्स से एक एटीएम बैंक कार्ड निकाला और अंजलि मामी के सामने बिस्तर पर रखते हुए कहा, यह लीजिए मामी, आपको जितनी ज़रूरत हो इस कार्ड से निकलवा लीजिएगा। अनीका के इस गेस्चर को देखते ही अंजलि मामी की आंखें भर आई। अंजलि मामी ने वह कार्ड अनीका के हाथों में फिर से रखते हुए कहा, तुम हमारी बच्ची हो, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? और तुम्हें किसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है? क्या तुमने मुझे और किशन को बात करते हुए सुन लिया था? जब अनीका ने अंजलि मामी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अंजलि मामी समझ गई थी कि अनीका ने किशन मामा और अंजलि मामी के बीच हो रही बातों को सुन लिया था और इसलिए यहाँ अंजलि मामी को मदद करने पहुँच गई थी। अनीका के गाल पर हाथ फेरते हुए अंजलि मामी ने कहा, अभी तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारे आगे भी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। यह वक्त ऐसा है कि हमें तुम्हें कुछ देना चाहिए, ना कि तुम पर बोझ बनकर तुमसे पैसे लेने चाहिए। किशन मामा ने अंजलि मामी को कुछ दिनों पहले कहा था कि आज मल्होत्रा परिवार के पास जितने भी प्रॉपर्टी और जितना भी पैसा था उनमें 1/3 हिस्सा उनकी बड़ी बहन स्वाति का था, और अब जब स्वाति इस दुनिया में नहीं रही तो यह हिस्सा स्वाति की बेटी यानी कि अनीका का था। अंजलि मामी भी यह चाहती थी कि वह किसी तरह अनीका को अपना हिस्सा दे दे ताकि वह अपनी ज़िंदगी चैन से जी सके। डांस पार्टी में फेमस होने के बाद कहीं ऊंचे घराने के लोगों ने अनीका के बारे में पूछताछ करते हुए मल्होत्रा परिवार को अप्रोच किया था। इस बात से अंजलि मामी को यह भी उम्मीद थी कि बहुत जल्द अनीका के लिए एक सुटेबल लड़का देखकर वह उसकी शादी करवा देगी, और अगर अनीका के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी तो फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे माहौल में अनीका के पास से पैसे लेना तो अंजलि मामी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर अंजलि मामी को यह भी पता था कि अनीका कोई बिजनेस वूमेन नहीं थी, वह एक डॉक्टर थी। आखिर इतनी सी उम्र में उसने कितने पैसे जमा किए हो सकते हैं? मगर फिर भी अनीका का इस तरह का गेस्चर देखकर उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनीका हमेशा परिवार के साथ खड़े रहने वाले बच्चों में से एक थी। मामी की इस छोटी सी तकलीफ़ सुनकर अनीका ने अपना बैंक कार्ड मामी के हाथ में रख दिया था। यह सोच सोचकर अंजलि मामी की आंखें लाल हो गई थी। अंजलि मामी की परेशानी समझते हुए अनीका ने दोबारा उन्हें कहा, मामी, आप चिंता ना कीजिए, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और रुपए पड़े हैं। आप इस बैंक के सारे रुपए यूज़ कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंजलि मामी ने सोचा, न जाने कितनी मेहनत करके इस बच्ची ने पैसे बचाकर अपनी बैंक में जमा किए होंगे, और आज वह सारे पैसे एक ही पल में उसकी मामी के हाथों में रखने को तैयार हो गई थी। जब अंजलि मामी यह सब कुछ सोच रही थी, उन्हें यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी उनकी भांजी अनीका और कोई नहीं बल्कि देश और दुनिया की मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता थी। 8-10 लाख रुपए अनीका के लिए बिल्कुल वैसे थे जैसे किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए एक वक्त का होटल का बिल। इन पैसों का अनीका के लिए सिर्फ एक ही काम था, प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके जो डिविडेंड मिलता और प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करके जो एप्रिसिएशन मिलता, उससे अनीका अपना और रिया का खर्चा चलाती थी। और फिर डॉक्टर अमृता की कमाई तो डॉक्टर अमृता के नाम से जो बैंक का अकाउंट था उसमें ज्यों की त्यों पड़ी थी। जब अनीका ने अंजलि मामी को बहुत फोर्स किया कि वह इस कार्ड में से अपनी ज़रूरत की रकम निकाल ले
तो थोड़ी देर के बाद अंजलि मामी ने कुछ सोचते हुए वह कार्ड अपने हाथों में लिया और तेज़ कदमों से अपने बेडरूम से बाहर चली गई। जैसे ही अंजलि मामी नीचे हॉल में पहुंची, उन्होंने देखा कि मीनाक्षी तिलमिलाकर बंगले के अंदर आ रही थी। घर के अंदर आते ही मीनाक्षी ने अंजलि मामी से पूछा, क्या तुमने वह पैसे रेडी रखे हैं? अंजलि मामी ने अपने हाथों का बैंक कार्ड मीनाक्षी को दिखाते हुए कहा, हाँ, इस कार्ड से हम पैसे निकाल लेते हैं, तकरीबन 5-6 लाख। रकम सुनकर मीनाक्षी अंजलि मामी को बिल्कुल गिरी हुई नज़रों से देखने लगी और फिर अपना मुंह बनाकर अंजलि मामी से पूछा, क्या कहा तुमने? 5 लाख? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करें? अंजलि मामी ने कहा, नहीं, ऊपर से 2.5 से 3 लाख और है मेरे पास। अंजलि मामी की बातों पर हंसते हुए मीनाक्षी ने अंजलि मामी से पूछा, इस कार्ड में कितने रुपए हैं? क्योंकि यह कार्ड अंजलि मामी को अनीका ने दिया था। यह जाहिर सी बात थी कि अंजलि मामी को यह नहीं पता था कि इस कार्ड में इस वक्त कितने रुपए हैं। अनीका की उम्र को देखते हुए अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कह दिया कि लगभग 5 लाख रुपए होंगे इसमें। यह सुनकर मीनाक्षी अंजलि मामी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आर यू सीरियस? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा कि तुम इस वक्त काफ़ी मुश्किलों से गुजर रही हो और तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता। यह तो तुम जानती हो। इसलिए पीयूष ने सोचा कि हम जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, हमारे साथ साथ तुम भी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकाल लो। मगर पॉकेट मनी निकालने का यह मतलब नहीं कि तुम हमारे मुंह पर इस तरह से चिल्लर को फेंको। 7 लाख लेकर तुम इन्वेस्टमेंट करने चली हो? इतने रुपए में तो आजकल एक अच्छी हैंडबैग भी नहीं आती। या फिर तुम हमें कोई बाजार में बैठा हुआ बनिया समझती हो जो लोगों को पैसों के बदले में ब्याज देता है? लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम तो जानती हो हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में। हम सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमृत टैबलेट के बाज़ार में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में लग गया है। अमृत टैबलेट बनाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसी में हमारा सारा पैसा लग गया है। अब जब तक वह दवाई मार्केट में नहीं आती और हमारी कमाई शुरू नहीं होती, तब तक के लिए बस मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अगर मैं पैसे कमा सकूं, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए मुझे वह पैसे काम आ जाएंगे। और इस वक्त मेरे पास यह 7 लाख रुपए के अलावा कुछ नहीं है। अंजलि मामी की यह बात सुनकर उन्हें पीठ दिखाकर मीनाक्षी उनसे दूर जाने लगी और खिड़की के पास जाकर वह अंजलि मामी को देखे बिना उनसे कहने लगी, इस घर को अगर तुम गिरवी रख देती हो तो अच्छी खासी रकम तुम्हें मिल सकती है, कम से कम 5 करोड़ रुपए। अब सोचो, 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगी तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे और उन रिटर्न से तुम अपनी फैमिली का ख्याल भी रख पाओगी। मल्होत्रा हाउस दिल्ली की पोस्ट लोकेलिटी में बनाया हुआ एक आलीशान बंगला था। इसकी कीमत आज की तारीख में कम से कम 10 करोड़ थी। 10 करोड़ के बंगले के बदले में मार्केट से कोई भी 3 या 4 करोड़ रुपए की लोन आसानी से दे सकता था। मगर सवाल यह था कि क्या अंजलि मामी को फ़िलहाल इतने रुपए की ज़रूरत थी? इसका सीधा सा जवाब था, अंजलि मामी को आने वाले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार की चिंता थी, जिसके लिए उन्हें थोड़े से रुपए की ज़रूरत थी और उन्हें लगा 7 या 8 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी होने चाहिए। इसलिए मीनाक्षी की बातों का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, मैं बस इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़ी साइड इनकम खड़ी कर सकूँ अपने परिवार के लिए। उसके लिए घर गिरवी रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अंजलि मामी की यह बात सुनते ही मीनाक्षी ने पलटकर उन्हें जवाब देते हुए कहा, अगर तुम 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती हो तो कम से कम प्रॉफिट में तुम्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मगर तुम हमें क्या ऑफ़र करना चाहती हो? 6-7 लाख रुपए? इतनी रकम तो हम इन्वेस्टर के खाने पीने में खर्च कर देते हैं और तुम चाहती हो कि इतनी सी रकम हम तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करें? यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी, कभी सोचा है तुमने? या फिर तुम चाहती हो कि हमारे ख़ानदान की नाक हमारे क्लाइंट के सामने कट जाए? शायद यही तुम्हारी प्लानिंग थी, है ना? एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना है
तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, वरना भूल जाओ। अंजलि मामी मीनाक्षी की यह बात सुनकर बड़ी मायूस हो गई। मायूस और हताश चेहरे के साथ अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कहा, अगर यह बात है तो फिर रहने दो, मुझे नहीं करना इन्वेस्टमेंट। मीनाक्षी बस इतना चाहती थी कि इस इन्वेस्टमेंट के बहाने वह किसी तरह अंजलि मामी को नीचा दिखाए और वह उसे मजबूर कर दे कि अंजलि मामी उसके सामने भीख मांगे कुछ पैसे कमाने के लिए। मगर अंजलि मामी ने जब इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, तब मीनाक्षी भी थोड़ी हैरान हो गई। मगर अंजलि मामी की इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उन पर एहसान जताते हुए मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, ज़रा देखो अपनी तरफ, तुम रायचंद परिवार का एक हिस्सा थी। मुझे पता है कि तुम्हें बचपन से ही पैसे में रहने का बड़ा शौक था, मगर आज मल्होत्रा ख़ानदान की यह हालत देखकर हमें तो तुम पर तरस आता है। एक तरफ तुम्हारे भाई है जो चाहते हैं तुम्हें आज भी वही सारे ऐशो आराम दे सके जो शादी से पहले वह तुम्हें दिया करते थे, और एक तरफ तुम हो, तुम्हारी पेंटिंग का शौक पूरा करने के लिए प्रीमियम पेपर खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और फिर भी तुम्हारी अकड़ अब तक कम नहीं हुई। मगर क्या करें, रायचंद परिवार यह चाहता है कि तुम भी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जियो, तुम्हारे बच्चे भी ढंग के कपड़े पहन सकें, ढंग के रेस्टोरेंट में खाना खा सकें, दोस्त बना सकें। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें वह सब कुछ करना पड़ता है जो हमारे ख़ानदान की शान के खिलाफ है। चलो ठीक है, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक ही सही, हमें तो तुम्हारी मदद करनी है। कुछ और पैसे मैं अपनी तरफ से जोड़कर तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी अंजलि मामी को यह फील करवाना चाहती थी कि वह उन पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रही है, और अंजलि मामी एक ऐसी औरत थी जो रायचंद परिवार के पास अपनी झोली फैलाकर आई थी, और अब उस झोली में थोड़े से रुपए फेंके बिना रायचंद परिवार उसे अपनी चौखट से जाने नहीं देने वाला था। इससे पहले कि अंजलि मामी की इंसल्ट करते हुए मीनाक्षी आगे कुछ कहे, अनीका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए मीनाक्षी से कहा, मेरी मामी को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। अनीका की यह आवाज़ सुनकर मीनाक्षी और अंजलि मामी दोनों चौंक गए। अंजलि मामी की ओर देखते हुए अनीका ने बिल्कुल धीरे और पोलाइट आवाज़ में कहा, मामी अगर आपको साइड इनकम ही कमानी है तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, बाहर के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीका की यह बात मीनाक्षी को तीर की तरह चुभ गई थी। अपनी आंखें छोटी करते हुए मीनाक्षी ने अनीका से पूछा, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, क्या तुम जानती भी हो कि हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं? अनीका को तो न यह जानने का कोई इंटरेस्ट था और ना ही वह आगे मीनाक्षी की कोई बात सुनना चाहती थी, मगर मीनाक्षी के मुंह से निकलती हुई बातों को वह अपने कानों पर पड़ते हुए रोक भी नहीं सकती थी। मीनाक्षी ने अनीका के पास आकर बड़े ही एटीट्यूड से अनीका से कहा, क्या तुमने कभी मेहरा ख़ानदान का नाम सुना है? वही मेहरा ख़ानदान जिसमें सिमरन मेहरा ने शादी की है। जब मीनाक्षी ने देखा कि अनीका ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तब मीनाक्षी ने आगे अनीका से कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि इतने बड़े बड़े ख़ानदान को तुम नहीं जानती होगी। मारवा परिवार ने जब रियल एस्टेट बिजनेस में अपना कदम रखा तो उनके साथ साथ मेहरा ख़ानदान भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपना बिजनेस रियल एस्टेट में बढ़ाने लगे। अब मेहरा ख़ानदान ने दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है, और हमारे साथ कहीं ऊंचे ख़ानदान के लोग मेहरा ख़ानदान की इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और यह बात तो सभी जानते हैं कि बस कुछ ही वक्त में उनके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे कम से कम 4 गुना हो जाएंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट की रकम पूरे 25 करोड़ रुपए है, और तुम चाहती हो तुम्हारे यह 8 लाख लेकर हम मिस्टर मेहरा से कहें कि वह यह पैसे लेकर तुम्हारी मदद करे, तुम्हें कुछ पैसा कमा कर दें। मीनाक्षी की यह बात सुनते ही डरी हुई अंजलि मामी तुरंत मीनाक्षी के पास गई और उनसे कहने लगी, देखो मेरे पास यह 2 कार्ड हैं, इन 2 कार्ड में से अगर 15-20 लाख भी निकलते हैं तो प्लीज़ क्या तुम इन पैसों को उस प्रोजेक्ट में लगाकर हमारी कुछ मदद कर सकती हो? मीनाक्षी ने अपनी नज़रें नीचे करके उन दोनों कार्ड की ओर देखा और फिर अंजलि मामी को कहा, अब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला कर ही लिया है
तो नाक भी कटानी होगी, मगर 30 लाख रुपए से एक भी पैसा कम नहीं चलेगा। यह कहकर मीनाक्षी ने अंजलि मामी के पास से उनका और अनीका का बैंक कार्ड अपने हाथ में ले लिया। तभी अचानक अनीका ने दोनों कार्ड मीनाक्षी के हाथ से छीन लिए। अनीका के इस बर्ताव पर गुस्सा होकर मीनाक्षी तिल मिलाकर अनीका की ओर देखने लगी। दोनों बैंक कार्ड अपने हाथ में पकड़कर अनीका ने अंजलि मामी से कहा, मामी, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करने की सोच रही हैं तो इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करूंगी। इसके लिए हमें किसी भी बाहर के इंसान की ज़रूरत नहीं है। अंजलि मामी को लगा कि अनीका से अंजलि मामी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए शायद वह आवेश में आकर ऐसी बातें कर रही थी। भला इतनी छोटी सी उम्र में अनीका को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे नॉलेज हो सकती थी। अंजलि मामी ने अनीका को कुछ समझाने की कोशिश की। तभी अंजलि मामी को रोकते हुए अनीका ने कहा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए मामी, हम दोनों मिलकर इस इन्वेस्टमेंट की रकम से काफ़ी अच्छी साइड इनकम खड़ी कर सकती हैं। वैसे भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है उस प्लान में आगे चलकर नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे ही अनीका ने यह कहा, मीनाक्षी ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अनीका से पूछा, नादान लड़की, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले इतना जान लो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब होता है। यह मेहरा परिवार कौन है, उनके क्रेडेंशियल क्या है। अरे कोई अनपढ़ आदमी भी आंख बंद करके मेहरा खानदान के इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर मेहरा परिवार सिर्फ उन चुनिंदा इन्वेस्टर्स को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है। और हमारे खानदान के नाम और रुतबे की वजह से हमें भी यह मौका मिला है। हम चाहते थे कि थोड़ी सी मदद अंजलि की भी कर दें। अगर वह बेचारी हमारी वजह से 2 पैसे कमा सकती है तो क्यों रोक रही हो उसे। अनीका ने बिना मीनाक्षी को देखे अंजलि मामी से कहा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब लगभग लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हो गई है। मामी, अगर यह अपने पैसे रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं तो प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक यह अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल पाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि इतनी बड़ी रकम कोई बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, कम से कम नुकसान होने का खतरा वहाँ नहीं होगा। अनीका के मुंह से इन्वेस्टमेंट की बातें सुनकर मीनाक्षी अचानक तिलमिला उठी। उसने बड़े ही एरोगेंटली अंजलि मामी से कहा, ठीक है, अगर तुम इसकी बात मानना चाहती हो तो मानो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हम तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करें, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें हमसे ज़्यादा इस नकचढ़ी लड़की पर ज़्यादा भरोसा है। इतना याद रखना, यह तुम सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं कर रही हो बल्कि पूरे के पूरे रायचंद परिवार का इंसल्ट कर रही हो। यह बात मैं तो ज़रूर याद रखूँगी, मगर तुम भी भूलना मत। यह कहते हुए मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस से बाहर चली गई। मीनाक्षी के लिए ये बात भी इतनी बुरी नहीं थी। घर जाकर वो अपने पति पीयूष से यही कहने वाली थी कि देखो, मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारी बहन की मदद कर सकूं, मगर तुम्हारी बहन को अपनी भांजी पर तुमसे ज़्यादा भरोसा है। वह तुमसे ज़्यादा विश्वास अपनी भांजी पर करती है। तुम्हारी बहन के सारे पैसे लेकर उसकी भांजी पता नहीं कहाँ लगाने वाली है। मीनाक्षी का ड्राइवर उसका इंतज़ार करते हुए पार्किंग एरिया में खड़ा था। अपनी गाड़ी में बैठकर मीनाक्षी ने फिर से मल्होत्रा हाउस की ओर देखा। दरवाजे पर अंजलि मामी मीनाक्षी को जाते हुए देख रही थी, मगर अंजलि मामी ने भी मीनाक्षी को रोकने की कोशिश नहीं की। जब अंजलि मामी फिर से हॉल में आई तब तक दोनों बैंक कार्ड लेकर अनीका अपने कमरे में लौट चुकी थी। अंजलि मामी को समझ नहीं आ रहा था कि अनीका ने जो कुछ भी किया था वह सही था या गलत। आखिर अनीका एक डॉक्टर थी और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी। इन्वेस्टमेंट के बारे में रायचंद परिवार से ज़्यादा अनीका कैसे जान सकती थी। यह बात अंदर ही अंदर अंजलि मामी को टेंस कर रही थी। हालांकि 7-8 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी मल्होत्रा परिवार के लिए। अंजलि मामी ने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर अनीका उन पैसों को गंवा देती है तो वह समझेंगे 7-8 लाख रुपए में कम से कम अनीका ने मार्केट एक्सपीरियंस ले लिया, जिससे फ्यूचर में उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। अगले दिन दोपहर 12 बजे तक जब अनीका ने अपनी आंखें खोली
तब उसे नीचे हॉल में से किसी के आर्ग्यूमेंट करने की आवाज़ सुनाई दी। तुम ही कर सकती हो 8 या 10 लाख, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर तुम इतनी रकम किसी को बिना पूछे ऐसे ही कैसे दे सकती हो? जब अनीका ने सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा तो हॉल में एक 50-55 साल का आदमी अंजलि मामी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। दिखने में वह आदमी बिल्कुल अंजलि मामी के नाक नक्शे का ही था, मगर उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही गुस्सैल इंसान थे। अंजलि मामी ने उस आदमी को शांत करते हुए कहा, देखो पीयूष, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बच्ची ज़रूर है, मगर काफ़ी समझदार है। मुझे लगता है कि अनीका शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वह जल्द से जल्द प्रॉफिट करे और मेरी मदद कर सके। पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी की बात को दोहराते हुए कहा, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है? यह तुम क्या कह रही हो? क्या उसने शेयर खरीद लिए हैं? मुझे बताओ उसने कौन से शेयर खरीदे हैं? यह कहते हुए पीयूष रायचंद ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और अंजलि मामी से कहा, मैं अभी चेक करता हूँ कि उन शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है। इससे पहले कि अंजलि मामी अपने भाई को कह सके कि वह नहीं जानती, तब तक स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी अनीका ने पीयूष रायचंद की बातों का जवाब देते हुए कहा, स्टॉक का कोड है 00083। पीयूष रायचंद ने एक नज़र अनीका की ओर देखा और बिना कुछ कहे कोड अपने मोबाइल में एंटर कर दिया। फिर अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कुछ देर अपने मोबाइल पर देखने के बाद पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी से कहा, अंजलि अभी के अभी अपने पैसे इन स्टॉक्स में से निकाल दो। इन स्टॉक पर बहुत बड़ा सट्टा लगा हुआ है। मार्केट में ऑपरेटर इन स्टॉक को चला रहे हैं। यह बेवकूफ़ी मत करो और अभी के अभी इनमें से अपना पैसा निकाल दो। इससे पहले कि पीयूष रायचंद कुछ और कह पाए, मोबाइल पर स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही अचानक वह बोलते बोलते रुक गए। पीयूष रायचंद के मोबाइल में एक ऐप थी जिससे शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में हर डिटेल पता की जा सकती थी। पीयूष यह देखकर हैरान हो गए कि अनीका ने अभी अभी जिस स्टॉक के बारे में बताया था वह स्टॉक पिछले 6 घंटे में 5% प्रॉफिट दिखा चुका था। इसका मतलब साफ था कि अगर आज सुबह 10 बजे अनीका ने स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाए थे तो दोपहर होते होते अनीका ने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया था। मार्केट ट्रेंड की बहाव के खिलाफ भी जिस तरह स्टॉक ने परफॉर्म किया था वह काफ़ी इम्प्रेसिव था। पीयूष बात करने में बहुत एरोगेंट थे, मगर वह अपनी पत्नी मीनाक्षी की तरह किसी को नीचा दिखाने में नहीं मानते थे। वह हर चीज़ सोच समझकर परखने वाले इंसान थे। उनकी बातों से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से इतना ज़रूर पता चलता था कि बिज़नेस करने का और मार्केट इन्वेस्टमेंट करने का उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी था और समझ भी। अनीका की तरफ देखकर पीयूष ने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए कहा, सुबह से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया तुम्हारे स्टॉक ने, मगर इसमें लक फैक्टर भी जुड़ा हुआ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट काफ़ी अनस्टेबल है, इसलिए किसी भी स्टॉक का अचानक ऊपर उठना या अचानक नीचे गिरना कोई बहुत बड़ी सरप्राइज़ नहीं है। और हाँ, पिछले कई दिनों से यह स्टॉक लगातार लोअर सर्किट दिखा रहा था। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इस स्टॉक से बाहर निकल जाओ। अनीका को यह कहते हुए पीयूष ने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है ना कि रायचंद परिवार को 2 चीज़ों से सख्त नफरत है, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। देखो अंजलि, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने मीनाक्षी से कहा था तुम्हारी कुछ मदद करे ताकि तुम भी हमारे साथ हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान में जुड़ जाओ और थोड़े पैसे बना सको। मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पता नहीं क्यों तुम खानदान की दुश्मन बनकर बैठी हो। अपने भाई पीयूष की इस बात पर अंजलि मामी हैरान होकर पीयूष को देखने लगी। उन्हें यह बात नहीं पता चल रही थी कि आखिर पीयूष ऐसा क्यों सोच रहे थे कि उनकी सगी बहन उनके खानदान के खिलाफ हो सकती थी। अंजलि मामी और पीयूष बचपन में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें अभी भी याद था कि उनका बड़ा भाई उनके लिए कितना प्रोटेक्टिव था। किशन मामा से शादी करने से पहले पीयूष रायचंद ने किशन मामा की अच्छी खासी तहकीकात करवाई थी। यह बातें जब भी अंजलि मामी को याद आती थी, अंजलि मामी की आंखें भर आती थी। आज अंजलि मामी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था भाई बहन के रिश्तों के बीच
जो आज उनके रिश्तों में इस तरह की दरार आ गई थी। सच तो यह था कि मीनाक्षी के साथ शादी करने के बाद रायचंद परिवार और अंजलि मामी के बीच के फासले बढ़ते जा रहे थे। पीयूष रायचंद और मीनाक्षी आहूजा के बीच की शादी एक पॉलिटिकल शादी मानी जा सकती थी। पीयूष रायचंद को पता था कि शादी के बाद मीनाक्षी उसके खानदान की मान मर्यादा और इज्जत को बरकरार रखने में पीयूष की काफ़ी मदद कर सकती थी। मगर अंजलि रायचंद से जेलस मीनाक्षी हमेशा पीयूष रायचंद के कान अपनी बहन के खिलाफ भरती रहती थी। अंजलि मामी भी अपने भाई के शादीशुदा ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती थी। इसलिए माँ बाप के गुजर जाने के बाद अंजलि मामी ने रायचंद परिवार के साथ उठना बैठना काफ़ी कम कर दिया था। जब पीयूष रायचंद ने देखा कि अंजलि मामी उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालते हुए पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी से कहा, देखो मैं जानता हूँ कि मीनाक्षी थोड़ी गर्म स्वभाव की है और कभी कभी वो सब कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अपने पैसे आंख बंद करके कहीं डालते हुए नहीं देख सकता। यह लो, यह कार्ड रखो। 20-25 लाख रुपए अगर इस वक्त तुम्हें चाहिए तो इस कार्ड में से निकाल लो, मगर जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो तुम्हें आगे चलकर और बड़े गड्ढे में डाल दे। अपने भाई की अपने लिए चिंता देखकर अंजलि मामी की आंखों में आंसू आ गए। किशन मामा और अंजलि मामी पैसों के लालची नहीं थे और ना ही उनकी ज़िंदगी में पैसों की इतनी अहमियत थी। वह दोनों बहुत खुश थे, मगर यह बात अंजलि मामी किसी तरह अपने भाई को समझा नहीं पा रही थी कि पैसों की कमी होने के बावजूद वह किशन मामा के साथ बेहद खुश थी। पीयूष रायचंद ने धीमी आवाज़ में अपनी बहन को समझाते हुए कहा, देखो अंजलि, समझने की कोशिश करो। मेरा परिवार दिल्ली का एक नामी परिवार है। उनके साथ बिजनेस में जुड़ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। उनके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट स्टडी की है मैंने अच्छे से। उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने में कोई रिस्क नहीं है। अपने भाई की यह बात सुनते ही अंजलि मामी ने अपनी नज़रें झुकाकर बड़ी ही पोलाइटली अपने भाई का बैंक कार्ड उसे वापस करते हुए कहा, पीयूष, दरअसल मुझसे छोटी सी गलती हो गई। फ़िलहाल मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं 2-3 महीने अपना घर चला पाऊँ। और एक बात, अभी अमृत कैप्सूल का प्रोडक्शन कंपनी में चल रहा है। बस एक बार यह अमृत टैबलेट मार्केट में लॉन्च हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंजलि मामी की बातें सुनकर उनके भाई पीयूष को लगा कि अब आगे अंजलि मामी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अंजलि मामी को फोर्स नहीं किया, मगर जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन को वार्न करते हुए कहा, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। हाँ, 8-10 लाख रुपए से खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ध्यान रहे कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाकर इन्वेस्ट मत कर लेना। अंजलि मामी खुद स्टॉक ट्रेडिंग की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी। उन्होंने जो 7-8 लाख रुपए अनीका को दिए थे, वह बस सिर्फ इसलिए ताकि वह अनीका का दिल रख सके। इसलिए अपने भाई की बात मानते हुए उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनीका ने पीयूष रायचंद और अंजलि मामी के बीच चल रही बातों को गौर से सुना था। इससे अनीका के मन पर कहीं ना कहीं पीयूष रायचंद के बारे में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। जैसे ही पीयूष घर से बाहर निकलने लगे, अनीका ने उन्हें रोकते हुए कहा, पीयूष अंकल, 1 मिनट। पीयूष रायचंद अचानक ही चलते हुए रुक गए और उन्होंने मुड़कर सीढ़ियों से उतरती हुई अनीका की ओर देखा। अनीका ने पीयूष रायचंद के बारे में एक बात खास नोटिस की थी। वो जितने बाहर से सख्त थे, उतने ही अंदर से वह बिल्कुल नरम दिल इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी फैमिली की फिक्र हो, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी बहन से दूर रहने के बावजूद अपनी बहन की चिंता हो। आज अनीका को एक और बात समझ आ गई थी कि यह ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की हर क्वालिटी बच्चों में पास हो। चूँकि अगर ऐसा होता तो योगिता भी आज एक बहुत ही समझदार और लोगों की इज्जत करने वाली लड़की होती। फिर पीयूष रायचंद के पास जाकर अनीका ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, रियल एस्टेट बिजनेस आने वाले कुछ सालों तक अच्छा आउटपुट नहीं देने वाला है। आने वाले कुछ ही सालों में यह एक काफ़ी लॉस मेकिंग बिजनेस होने वाला है। अनीका के मुंह से यह बात सुनते ही
पीयूष रायचंद हैरान होकर अनीका की ओर देखने लगा। अनीका के मुंह से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में यह बात सुनकर पीयूष रायचंद हैरान हो गए थे, मगर मीनाक्षी की तरह उन्होंने अनीका की बातों को हल्के में लेकर अनीका से बहस करना शुरू नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर कुछ सोचकर बड़ी ही शांति से अनीका को समझाते हुए कहा, अशोक मेहरा और उसकी कंपनी रियल एस्टेट की टाइकून माने जाते हैं। दिल्ली में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ रहकर रियल एस्टेट में बने रहना और फिर इतना प्रोग्रेस करना किसी अरे गहरे बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है, मगर अशोक मेहरा और उसकी कंपनी ने यह कर दिखाया। जो प्लॉट पर वह रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हैं, उसे मैंने पर्सनली देखा है। यह काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा साबित होने वाला है आने वाले समय में। और अशोक मेहरा चाहता तो बैंक से लोन लेकर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अकेले ही अपने दम पर कर सकता था, मगर मेहरा ख़ानदान और हमारे ख़ानदान के बहुत अच्छे रिश्तों की वजह से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट शेयर उन्होंने हमें देने का फ़ैसला किया है। और जैसे ही उन्होंने यह ऑफ़र मुझे सुनाई, मैंने बिना सोचे एक ही सेकंड में इस डील को मंजूर कर लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि इट इज़ अ शॉर्ट प्रॉफिट मेकिंग डील। बिजनेस करते वक्त हमें दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, हम किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं और हम पैसा किस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। जब दोनों ही चीज़ A++ कैटेगरी की हो तो फिर सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन भी इस प्रोजेक्ट से कुछ कमाई कर ले। हाँ, हो सकता है कि मेरी वाइफ मीनाक्षी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत होगा, मगर वह भी तुम्हें कल जो समझाना चाहती थी वह यही था। और अगर इस प्रोजेक्ट में डालने के लिए 5-10 करोड़ फ़िलहाल तुम्हारे पास नहीं है, तो इस वक्त तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ। अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। यह बात पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी की ओर देखकर कही। अभी पीयूष रायचंद अपनी बहन को देख ही रहे थे कि पास खड़ी अनीका ने बिल्कुल धीरे से उन्हें कहा, मगर अंकल, यह मेहरा परिवार काफ़ी सालों से रियल एस्टेट के बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बैंक के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर उन्हें इतना ही भरोसा है अपने प्रोजेक्ट पर, तो फिर वह लोन क्यों नहीं ले लेते, या फिर मारवा एस्टेट ग्रुप को वह अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेते। वह दोनों रियल एस्टेट की कंपनी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो साथ मिलकर भी किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि रोहित मारवा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने ज़रूर पार्टनरशिप ऑफ़र की होगी, मगर रोहित मारवा क्योंकि एक बहुत समझदार बिजनेसमैन है, उसने यह पार्टनरशिप ठुकरा दी होगी। आप चाहे तो इस बात का मार्केट में पता लगवा सकते हैं। अनीका की बात सुनकर अब पीयूष के चेहरे पर भी टेंशन साफ नज़र आने लगा था। हैरान होकर पीयूष रायचंद ने अनीका से पूछा, मगर यह सब तुमने कैसे सुना? अपने भाई के मुंह से यह बात सुनते ही अंजलि मामी को अचानक एक बात याद आई। उन्होंने अनीका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या यह बात तुमसे रोहित ने खुद कही है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक नहीं होगा? इससे पहले कि अनीका अपनी मामी को हाँ या ना करे, अंजलि मामी ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि ज़रूर अनीका के अच्छे दोस्त रोहित मारवा ने उसे यह जानकारी दी होगी। फिर अपने भाई की तरफ मुड़कर अंजलि मामी ने कहा, पीयूष, रोहित और हमारी अनीका बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर रोहित मारवा ने खुद यह बात कही है तो तुम्हें भी संभल कर रहना चाहिए। रोहित मारवा का नाम सुनते ही पीयूष रायचंद भी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। यह कहते हुए पीयूष जल्दी से घर के बाहर निकल गए और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से बाहर जाने लगे। अनीका को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पीयूष रायचंद ने उसकी बातों को सीरियसली लिया था या नहीं। अनीका को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पीयूष रायचंद मेहरा के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। बस अनीका को लगा कि पीयूष रायचंद, जिसे अंजलि मामी की इतनी फिक्र थी, उनका नुकसान ना हो, इसलिए अनीका ने उन्हें एक छोटा सा सजेशन दे दिया, जिससे शायद उन्हें फ़ायदा तो नहीं, मगर वह एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते थे। अपनी गाड़ी में बैठे हुए पीयूष रायचंद ने अपने ड्राइवर से कहा, मारवा की हेड ऑफिस में ले चलो। मारवा हेड ऑफिस। मारवा इंडस्ट्रीज़ के हेड ऑफिस पहुंचते ही पीयूष रायचंद तेज़ी से अपनी कार से निकले और ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट डेस्क पर जाकर उन्होंने बैठे रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे रोहित मारवा से मिलना है।
इट इज़ वेरी अर्जेंट। माई नेम इज़ पीयूष रायचंद। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी ही पोलाइटली पीयूष रायचंद से कहा, सर आई एम सॉरी, मिस्टर मारवा बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। इनफैक्ट इस वक्त भी उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट का वेटिंग पीरियड 1 मंथ है। आपको ऑफिशियली एक मेल करना होगा राइटिंग द पर्पस ऑफ योर मीटिंग विद मिस्टर रोहित मारवा। फिर उस मेल का एक कन्फर्मेशन आपको भेजा जाएगा उनके पर्सनल सेक्रेटरी चिराग मेहता के बिजनेस अकाउंट से। फिर उस मेल की एक कॉपी आप यहाँ पर दिखाकर मिस्टर रोहित मारवा से मिल सकते हैं। बिना अप्रूवल कॉपी के हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। यह बात सुनकर पीयूष को गुस्सा आने लगा, मगर वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा से मिलना कोई मजाक नहीं था। बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी लाइन लगानी पड़ती थी रोहित के साथ 5 मिनट की मीटिंग करने के लिए, मगर इस वक्त पीयूष रायचंद का रोहित मारवा से मिलना बहुत ज़रूरी था। आखिर यह उनके ज़िंदगी भर की कमाई का सवाल था जो वह अशोक मेहरा की कंपनी में लगाने वाले थे, क्योंकि पीयूष रायचंद बिजनेस सर्किट में एक बहुत बड़ा नाम था। उनके पास किसी तरह रोहित मारवा का पर्सनल ईमेल आईडी था। उन्होंने अपना फ़ोन निकालकर रोहित मारवा की पर्सनल ईमेल अकाउंट पर एक मैसेज लिख दिया, वेटिंग फॉर यू इन योर हेड ऑफिस, वांट टू मीट यू अर्जेंटली, पीयूष रायचंद। रोहित इस वक्त टॉप फ्लोर पर आर्यन के साथ बैठकर उसका होमवर्क सॉल्व करने में उसकी मदद कर रहा था। अचानक उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। जैसे ही रोहित ने अपना मेल पढ़ा, रोहित ने टाइप करना शुरू कर दिया, सॉरी कैन नॉट मीट यू टुडे, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट एंड मीट मी। यह मैसेज टाइप करने के बाद अचानक रोहित का ध्यान भेजने वाले के नाम पर गया, पीयूष रायचंद। रोहित को लगा कि उन्होंने यह नाम पहले भी कहीं सुना है। तभी अचानक रोहित को याद आया कि यह पीयूष रायचंद और कोई नहीं बल्कि अंजलि मामी के सगे बड़े भाई हैं, क्योंकि रोहित किशन मामा और अंजलि मामी की बहुत इज्जत करता था। रोहित ने ईमेल पर लिखी मैसेज को डिलीट किया और नीचे अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा, वहाँ मिस्टर पीयूष रायचंद खड़े हैं। रोहित की यह बात सुनकर फ्रंट डेस्क पर खड़ी सेक्रेटरी हैरान हो गई। सेक्रेटरी ने अचानक अपनी जगह से खड़े होकर फ़ोन पर रोहित मारवा से कहा, जी हाँ पीयूष सर बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हैं। रोहित ने फ़ोन पर उस लड़की को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, उन्हें ऊपर आने दो। रोहित का फ़ोन रखने के बाद वह लड़की अपनी डेस्क से उठकर बाहर आई और वेटिंग लाउंज में बैठे हुए पीयूष रायचंद के पास आकर कहने लगी, सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मिस्टर रोहित मारवा ने आपको अभी ऊपर बुलाया है, प्लीज़ फॉलो मी। यह कहते हुए वह लड़की पीयूष रायचंद को एलिवेटर के पास ले गई और फिर लिफ्टमैन को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, इन्हें टॉप फ्लोर पर ले जाओ, सर की स्पेशल रिकमेंडेशन पर इनकी अर्जेंट अपॉइंटमेंट हुई है। उस लड़की ने पीयूष को गुड बाय कहा और वहां से चली गई। जैसे ही टॉप फ्लोर के ऑफिस एंट्रेंस के पास पीयूष रायचंद पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक गोल टेबल के बीचों बीच रोहित मारवा उनका इंतज़ार कर रहा था। पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा के साथ हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा करके डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए उन्हें पूछा, बताइए मिस्टर रायचंद, यहाँ कैसे आना हुआ। रोहित मारवा जो पीयूष रायचंद से कम 25-30 साल छोटा था, या यूँ कहो बिजनेस में 25 साल उसका जूनियर था, लेकिन रोहित की डैशिंग पर्सनालिटी और ऑरा के सामने खुद पीयूष रायचंद को भी बोलने में थोड़ी झिझक महसूस होने लगी। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा से कहा, क्या यह बात सच है मिस्टर मारवा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली। पीयूष रायचंद के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित हैरान रह गया। अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए बिना रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने हाथ को अपनी टेबल पर एक सुर में पटकते हुए उसने पीयूष से पूछा, यह बात आपको किसने बताई। भले ही रोहित ने अपने चेहरे पर कोई हैरानी के एक्सप्रेशन नहीं आने दिए थे, मगर अंदर से रोहित को इस बात की बड़ी हैरानी हुई थी कि जो बात अब तक सिर्फ उसे और इंपीरियल ग्रुप के कुछ मेंबर को पता थी, वह बात आखिर बाहर लीक कैसे हुई थी और मिस्टर पीयूष रायचंद के कानों तक कहां से पहुंची थी। पीयूष रायचंद रोहित की इस तरह की रिएक्शन को देखकर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं रोहित उनकी सवाल से गहरी सोच में डूब गया था। इसलिए अपनी जगह पर बैठकर रोहित की ओर देखते हुए पीयूष रायचंद ने रोहित से पूछा, तो क्या मैं यह समझूं कि मिस्टर मारवा ने यह बात नहीं कही है।
थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद रोहित ने पीयूष रायचंद की ओर देखकर कहा, नेशनल अथॉरिटी ने अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की, फिर आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसे रूमरस फैलाऊंगा? या फिर शायद मिस्टर रायचंद आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा जादूगर हूँ जिसके कहने से पूरा मार्केट चलता है? मैं तो बस एक आम बिजनेसमैन हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मेरा काम नहीं है, यह तो देश के इकोनॉमिस्ट ही आपको बता सकते हैं। रोहित की यह बात कहीं ना कहीं पीयूष रायचंद को भी सच लग रही थी। आखिर रोहित भी तो एक बिजनेसमैन था, फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकता था वो? हो सकता है कि अनीका की बातों में सच्चाई ही ना हो। आज पीयूष रायचंद को खुद पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। एक 25-26 साल की बच्ची के कहने पर वह इतने पैनिक हो गए थे कि उन्हें इस तरह द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को पर्सनली मैसेज करके परेशान करना पड़ा। लेकिन रोहित मारवा का यह जवाब सुनकर पीयूष रायचंद को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अनीका की कही हुई बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए अपनी जगह से खड़े होते हुए पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा से कहा, वह आपको मैंने इस तरह तकलीफ दी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। रोहित ने पीयूष रायचंद की ओर देखते हुए बड़े ही शांति से उन्हें जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर रायचंद, मुझे लगता है कि एक वीक में नई बिजनेस पॉलिसी और रियल एस्टेट रिलेटेड सारी पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करने ही वाली है। जैसे ही रोहित के मुंह से पीयूष रायचंद ने यह बात सुनी, उनके मन में एक अलार्म बजने लगा। शायद रोहित किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा था जो वह पीयूष रायचंद को डायरेक्टली नहीं बता सकता था। अंदर ही अंदर पीयूष रायचंद यह सोचकर भी हैरान थे कि जो बात रोहित मारवा अपने बिजनेस एसोसिएट को भी नहीं बता सकते थे, वैसी इंपॉर्टेंट बातें वह अनीका के साथ शेयर करता था। पीयूष रायचंद यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनीका और रोहित के बीच में क्या संबंध था। अपने मन में ऐसे कई सवाल लेकर पीयूष रायचंद रोहित की ऑफिस से निकल गए। रोहित की कैबिन में अभी अभी आर्यन ने अपनी मैथमेटिक्स बुक शीट पर अपना होम असाइनमेंट पूरा किया था। जब आर्यन ने अपनी किताबें साइड में रखकर सामने बैठे रोहित की ओर देखा तो रोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उसमें कुछ टाइप करने लगा। दरअसल रोहित अनीका को मैसेज लिख रहा था। मैसेज में रोहित ने लिखा था, मिस्टर रायचंद अभी अभी मेरी ऑफिस से बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे और आपको एक बार लंच या डिनर पर मिलना चाहिए? अनीका ने कुछ ही सेकंड में रोहित के मैसेज का जवाब लिखते हुए कहा, ब्रिंग योर सन दिस टाइम, और जगह जो आप कहें। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए रोहित ने आर्यन से पूछा, आर्यन क्या तुम इटालियन खाना पसंद करोगे? आर्यन ने रोहित की इस बात पर मुंह बनाते हुए रोहित से कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे इटालियन नहीं खाना। रोहित ने मोबाइल पर अनीका को एक इटालियन रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजते हुए आर्यन से कहा, यह तो बहुत बुरा होगा। दरअसल मेरी आज रात को किसी के साथ एक इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर अपॉइंटमेंट है, लेकिन अब तुम्हें तो इटालियन पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। आर्यन, जो रोहित और अनीका की बातों से अनजान था, उसने रोहित की बातों को अनसुना कर दिया। आर्यन यह नहीं जानता था कि उसने अपनी मम्मा को मिलने का एक बेहतरीन चांस गुमा दिया था। जब आर्यन ने देखा कि रोहित अपने मोबाइल में बिजी था और मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए वह कैबिन से बाहर चला गया, तब आर्यन ने चुपके से अपना मोबाइल बाहर निकाला। आर्यन ने देखा कि रिया ने आर्यन को एक वॉइस मैसेज भेजा था। जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आर्यन ने उस वॉइस मैसेज का प्ले बटन दबा दिया। रिया ने आर्यन से कहा था, मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रॉब्लम तो बहुत टफ है, क्या आज रात तुम अपनी बहन की कोई मदद कर सकते हो प्लीज़? आर्यन को एक बात नहीं समझ आ रही थी। जब वह मैथ्स में इतना अच्छा था तो उसकी सगी बहन होने के बावजूद रिया मैथ्स में इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती थी? मगर अपनी बहन को वह किसी भी हालत में मदद करना चाहता था। आर्यन ने एक मैसेज टाइप करते हुए रिया से कहा, अपनी होमवर्क का एक फ़ोटो निकाल कर मुझे भेजो, मैं कर दूंगा सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आर्यन का यह मैसेज पढ़ते ही रिया ने उसे रिप्लाई करते हुए कहा, थैंक यू आर्यन, मैं तुम्हें स्कूल से घर जाकर अपने होमवर्क असाइनमेंट का पिक्चर निकाल कर भेजूंगी। वह क्या है ना कि मुझे आज लाइव स्ट्रीम पर भी तो जाना है, बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। उधर अनीका और रोहित शाम के 8 बजे इटालियन रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। 5:30 बजे अनीका ने मल्होत्रा हाउस के बाहर स्पीड से आती हुई कार की आवाज़ सुनी। अनीका को लगा कि श्रेया रिया को स्कूल से पिक करके वापस घर पहुंची है,
मगर जैसे ही अनीका अपने कमरे से बाहर निकलकर मेन डोर की ओर पहुंची, अनीका ने देखा मीनाक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर आ रही थी। वो कह रही थी, अंजलि अभी के अभी बाहर आओ। किचन में काम कर रही अंजलि मामी रिया और घर के बाकी सदस्यों के लिए खाना बना रही थी। हॉल में होते हुए शोर को सुनकर अंजलि मामी ने अपना एप्रन निकाल कर साइड में रख दिया और किचन मेड के हवाले करके अंजलि मामी तेजी से बाहर आई। मीनाक्षी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अंजलि मामी ने अपने हाथ नैपकिन से पोंछते हुए मीनाक्षी से पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, सब कुछ ठीक तो है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? बात बीच में ही काटते हुए मीनाक्षी ने कहा, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम अस। मुझसे, मेरे पति से और हमारे ख़ानदान से दूर रहो और अब भोली बनने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ पीयूष तुम्हें यहाँ मिलने आया था और न जाने तुमने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है कि वह अब मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों नहीं चाहती कि हम मेहरा के साथ एक अच्छी बिजनेस डील करके पैसे कमाएं? मैं जानती हूँ इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम नहीं चाहती कि हम भी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकें। तुम चलती हो हमारी कामयाबी से। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो नहीं चाहती कि उसका सगा भाई बिजनेस में तरक्की करे, पैसे कमाए। मीनाक्षी के मुंह से यह एलिगेशन सुनकर अंजलि मामी ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बस करो मीनाक्षी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती चली जा रही हो। मैं क्यों चाहूँगी कि मेरा भाई तरक्की ना करे? इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह होगी पीयूष के पास, वह तुम्हें उससे जाकर पूछना चाहिए। पीयूष रायचंद अपनी बीवी से काफ़ी चीज़ें स्पेशली बिजनेस डील के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मीनाक्षी की एक बहुत बुरी आदत थी। वह अपने घर में चल रही सभी बातों को सबके सामने जाकर कह देती थी। इसलिए पीयूष ने मीनाक्षी से यह बात शेयर नहीं की थी कि वह रोहित मारवा से मिला था और वहीं से उसे मेहरा रियल एस्टेट की डील पर इन्वेस्टमेंट ना करने का इनडायरेक्ट सिग्नल रोहित की तरफ से मिला था। और मीनाक्षी को यह लग रहा था कि अपनी बहन अंजलि को मिलने के बाद पीयूष ने यह डिसीजन लिया था कि वह मेहरा की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब मीनाक्षी ने पीयूष को इस बारे में पूछा था कि आखिर क्यों वह इस बिजनेस डील से पीछे हट रहे थे, तब पीयूष ने मीनाक्षी को जवाब देते हुए बस इतना ही कहा था, अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास अपने रीजंस हैं। इन एनी केस वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी मोर, सो प्लीज़ मुझे आगे कोई सवाल मत पूछना इस डील के बारे में। पीयूष की इस बात से तिलमिलाई हुई मीनाक्षी अपने आप को रोक नहीं पाई और वह सीधे इल्ज़ाम लगाती हुई अंजलि मामी के घर चली आई। मीनाक्षी को यह लग रहा था कि भले ही यह भाई बहन सालों से कभी मिले नहीं थे, मगर जैसे ही मिले तो उनके बीच ज़रूर ऐसी कोई बात हुई है, ऐसा कोई सीक्रेट शेयर हुआ है जो दोनों भाई बहन उससे छुपा रहे थे। मीनाक्षी जितना ज़्यादा इस बारे में सोच रही थी, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मीनाक्षी उसका गुस्सा शब्दों में बदलकर अंजलि मामी पर उतरने लगा था। मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, तुम जानती हो कि तुम कितनी मनहूस हो। तुम जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ पर नुकसान और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं छोड़ती हो। जब से तुम्हारी शादी किशन मल्होत्रा के साथ हुई है, मल्होत्रा खानदान की शान और शौकत रातों रात गिरने लगी और अब तुम ही चाहती हो कि जो हालत तुमने मल्होत्रा खानदान की है, वही हालत तुम अब रायचंद परिवार की करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, भले ही तुम्हारा बड़ा भाई पीयूष रायचंद परिवार का हेड हो और परिवार और बिजनेस के सारे फैसले उसी के हों, मगर मेरे पिताजी का परिवार यानी कि आहूजा परिवार को मैं इस डील से ज़रूर फ़ायदा पहुंचा कर रहूँगी। और तब मैं देखूँगी तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस बात पर रोते हुए कि क्यों उसने आखिरी तुम्हारी बात मानकर यह डील ठुकरा दी। जब मेरा परिवार इस डील से करोड़ों रुपए कमा लेगा। जब पीयूष रायचंद ने यह फैसला ले लिया था कि वह अब मेहरा की प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, तब मीनाक्षी ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करके उन्हें इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। अब मीनाक्षी इस बात को लेकर इतरा रही थी कि बहुत जल्द वह दिन आएगा जब वह अपने परिवार के ज़रिए मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का फ़ायदा कर लेगी और पीयूष रायचंद अपनी बहन को कोसता हुआ पछताएगा
कि आखिर क्यों उसने अपनी बहन की बात मानकर इस डील से पीछे हटने का फैसला किया। आज तक अंजलि मामी को मीनाक्षी की नादानी पर तरस आता था। उन्हें लगता था कि मीनाक्षी बस एक जलन की मारी औरत है जिसे अपने सुख के अलावा कुछ नहीं दिखता। मगर आज अंजलि मामी को मीनाक्षी को देखते हुए यह लग रहा था कि दरअसल वह आज तक मीनाक्षी के बारे में जो कुछ भी सोच रही थी वह सब गलत था। मीनाक्षी को दूसरों की तकलीफ़ देखने में ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए आज अंजलि मामी ने मीनाक्षी को कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। बस अंजलि मामी धीरे से चलते हुए मीनाक्षी के पास गईं और अपने हाथ के इशारे से मीनाक्षी को बाहर का दरवाज़ा दिखाकर एक बार ज़ोर से बोली, मीनाक्षी गेट आउट ऑफ हियर। अंजलि मामी का यह एटीट्यूड देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई थी, मगर मीनाक्षी की हैरानी में भी उसने अपना बोलना बंद नहीं किया। वह यह कहते हुए बाहर की ओर जाने लगी, आज तुमने मेरी इंसल्ट करके मुझे इस घर से बाहर निकाला है, उस घर से बाहर निकाला है जहां मैं कभी आना भी नहीं चाहती थी। तुम पर तरस खाकर इस कबाड़ खाने में मैं कभी कभी आती थी, मगर आज के बाद यहाँ मेरी जूती भी कदम नहीं रखेगी। वैसे तो अंजलि मामी कभी मीनाक्षी की बातों पर गुस्सा नहीं करती थी, मगर आज उनके पेशेंस का लेवल ख़त्म हो चुका था। मीनाक्षी के पीछे चलते हुए अब अंजलि मामी भी उन पर अपने गुस्से की बरसात करने वाली थी। अभी अंजलि मामी कुछ कहने ही वाली थी कि अनीका ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और अचानक से उनकी आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछ लिया, अंजलि मामी मुझे एक बात बताइए, क्या मीनाक्षी आंटी आजकल किसी ऐसे डाइट पर हैं जिसमें वो अनाज या फल नहीं खा सकती? अनीका को अपने से दूर करते हुए अंजलि मामी ने हैरानी से अनीका से पूछा, यह क्या पूछ रही हो तुम अनीका? तभी अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए अनीका ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है मीनाक्षी आंटी को हर वक्त बस पैसे की भूख लगी रहती है। अनीका की इस बात पर अचानक ही अंजलि मामी को हंसी आ गई और उनका सारा गुस्सा एक सेकंड में ख़त्म हो गया। अनीका की इस बात पर अंजलि मामी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मगर पास खड़ी मीनाक्षी जो अब तक दरवाजे के बाहर नहीं पहुंची थी, उसने अनीका और अंजलि के बीच हो रही इस बात को सुन लिया था। अचानक ही गुस्से से तिलमिलाई हुई मीनाक्षी अंजलि मामी के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे अंजलि मामी को एक थप्पड़ लगा दिया और कहा, यह किस तरह की वाहियात लड़की उठाकर लाई हो तुम? बड़ों का आदर सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता इस लड़की को, बदतमीज नक चढ़ी लड़की। अंजलि और अनीका ने सोचा नहीं था कि मीनाक्षी इस तरह वायलेंट हो जाएगी। अंजलि मामी ने हैरान होकर अपने कदम पीछे हटा लिए और फटी हुई आंखों से बस मीनाक्षी को देखती रही। फिर जब थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को अपने किए का एहसास हुआ तो अपने किए को बातों में घुमाते हुए उसने अंजलि मामी से कहा, इस तरह क्या देख रही हो? मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ। अगर तुम पर ज़रा सा हाथ उठा लिया तो क्या तुम अपने बड़े भाई की बीवी पर सामने से हाथ उठाओगी? जैसे ही मीनाक्षी के मुंह से यह शब्द निकले, उसे अचानक ही अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। मीनाक्षी के कानों में जैसे अचानक ही बादल गरजने की आवाज़ें आने लगी थी और वो फर्श पर गिर गई। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी उसे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था। जब मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गई थी कि अभी अभी उसे जो थप्पड़ पड़ा था वह अनीका ने उसके गाल पर जड़ दिया था। फर्श पर गिरी हुई मीनाक्षी के पास बैठते हुए अनीका ने बड़ी धीमी आवाज़ में मीनाक्षी के पास जाकर कहा, अंजलि मामी तुम पर हाथ नहीं उठाएंगी क्योंकि वह एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और कल्चर्ड औरत है। हाँ, मगर मैं तो एक नकचढ़ी लड़की हूँ। अब एक नकचढ़ी लड़की से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? वह तो उसी तरह का बर्ताव करेगी ना जो उसे आता है। अनीका की इस बात से अचानक ही मीनाक्षी को अनीका से डर लगने लगा था। वह अपने हाथ से फर्श पर ताकत लगाकर अनीका से दूर खिसकने लगी। एक दुबली पतली लड़की के हाथों में इतनी ताकत हो सकती है, यह मीनाक्षी ने कभी सोचा नहीं होगा। मीनाक्षी ने अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चांटे की गूंज अभी भी उसके कानों में महसूस हो रही थी। किसी तरह हिम्मत करके एक हाथ से अपने गाल को पकड़कर मीनाक्षी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर अंजलि मामी की ओर देखकर अटकती हुई आवाज़ में कहने लगी, अंजलि तुम बस इसी तरह खड़ी खड़ी लड़की को मुझसे मार पीट करने दोगी? कुछ कहोगी नहीं इसे?
उम्र में बड़े लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, क्या यह पता नहीं इसे? अभी के अभी इससे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे, वरना तुम सोच नहीं सकती कि इस हरकत को मैं कहाँ तक ले जाऊंगी। क्योंकि अंजलि मामी एक बहुत ही कल्चर्ड और वेल मैनर्ड औरत थी। अनीका की इस तरह की हरकत को वह कभी पसंद नहीं करती, मगर आज जिस तरह का बर्ताव मीनाक्षी ने किया था, उसे देखते हुए अंजलि मामी को अनीका की यह हरकत बिल्कुल जायज़ लगी। अंजलि मामी ने अचानक ही मीनाक्षी का सपोर्ट लेते हुए अनीका से कहा, मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए, ज़रूर मांगनी चाहिए। फिर अचानक ही अंजलि मामी ने अपनी नज़रें मीनाक्षी की ओर घुमाते हुए मीनाक्षी से कहा, ठीक है, तो जिसने पहले गलती की है पहले वह माफ़ी मांगेगी। चलो इसी वक्त माफ़ी मांगो मुझसे। अंजलि मामी की यह बात सुनकर मीनाक्षी को पता नहीं चल रहा था कि वह इस वक्त इस बात का क्या जवाब दे, मगर अपने मन में बात बनाते हुए कुछ सोच सोच कर मीनाक्षी अंजलि मामी से कहने लगी, देखो मैं यहाँ आई थी अच्छे इंटेंशन से। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी कि थोड़े पैसे तुम भी कमा लो, थोड़े पैसे हम भी कमा लें इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। मगर देखो तुम्हें तो मेरी मदद भी पसंद नहीं है, और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ मारपीट की। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की है। मैं अभी घर जाऊंगी और पीयूष को सब कुछ बताऊंगी कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ यहाँ क्या किया है, ताकि उसे भी पता चले कि उसकी बहन किस लेवल तक गिर सकती है। यह कहते हुए मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से अपनी कार में बैठकर निकल गई। मीनाक्षी को इस तरह अपना गाल पकड़कर जाते हुए देखकर कहीं ना कहीं अंजलि मामी को इतने सालों के बदले का एहसास हो रहा था। इतने सालों तक मीनाक्षी की हरकत को अंजलि मामी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी ताकि उनके बड़े भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई क्लेश ना पैदा हो, मगर इस बात का मीनाक्षी ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया था। आज अनीका ने उसे जो करारा जवाब दिया था, उससे कहीं ना कहीं अंजलि मामी को इतने साल की हुई बेइज्जती का बदला ज़रूर मिला था। मीनाक्षी के जाने के बाद जैसे ही अंजलि मामी ने अनीका की ओर देखा, अनीका ने अपनी नज़रें झुका ली। बात यह नहीं थी कि अनीका को मीनाक्षी या रायचंद परिवार से कोई डर लग रहा था। अनीका को फिक्र थी तो बस इस बात की कि अब आगे जो भी होगा उसे अंजलि मामी के बड़े भाई को भी बहुत दुख होने वाला था, और अगर दोनों परिवार के बीच में दरार आ गई तो इससे अंजलि मामी को भी बहुत दुख होता। अभी अनीका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथों से अनीका का चेहरा ऊपर करते हुए अनीका से कहा, कुछ चीज़ें वक्त रहते ख़त्म हो जाए तो ही अच्छा है, वरना पड़े पड़े तो जख्म भी नासूर बन जाते हैं। अनीका ने कुछ देर अपनी मामी की आंखों में झांक कर देखा। हमेशा शांत और सब कुछ सहने वाली उसकी मामी की आंखों में आज कहीं ना कहीं उसे एक जीत का एहसास दिखाई दे रहा था। अनीका मुस्कुराकर मामी से कहने लगी, मामी मुझे कहीं जाना है, मैं खाना खाकर ही आऊँगी, ज़्यादा लेट नहीं होगा, मगर आप लोग डिनर पर मेरा इंतज़ार मत करना। यह कहते हुए अनीका कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस से निकल गई। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अनीका रोहित ने भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। कार की चाबी पहले पार्किंग वाले को देने के बाद अनीका ने फ्रंट डेस्क पर अपना नाम बताया। अनीका का नाम सुनते ही डेस्क पर खड़े एक लड़की ने अपनी पोजीशन उसकी जूनियर को देते हुए अनीका को अपने साथ आने का इशारा किया। होटल की थर्ड फ्लोर पर रोहित के फ़ोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वह जिस गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे वह आ चुके थे। जैसे ही रोहित को इस बात का पता चला, रोहित ने चिराग मेहता की ओर देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुम्हें क्या कहना है और क्यों करना है? चिराग ने अपने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, यस आई रिमेंबर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे क्या करना है और क्या कहना है वह सब मैंने सीख लिया है। रोहित जो भी करने वाला था वह ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। आज रोहित ने हमेशा की तरह सूट और टाई नहीं पहनी थी। आज रोहित ने जीन्स, नीचे स्पोर्ट शूज़ और ऊपर एक डिज़ाइनर शर्ट पहनी थी। क्लीन शेव करके आज रोहित बिल्कुल कोई कॉलेज पास आउट 21 साल का लड़का लग रहा था। रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखकर चिराग मेहता ने रोहित को अपनी उंगलियों से इशारा करके बताया कि आज वह बहुत अच्छा लग रहा है। चिराग मेहता के इशारे को देखकर रोहित ने अपने चेहरे पर
थोड़ी सीरियसनेस लाते हुए चिराग से पूछा, क्या तुमने अपनी लाइंस याद कर ली हैं? यह सुनते ही चिराग तुरंत टेंशन में आ गया और अपने मन में कुछ याद करने लगा। चिराग मेहता को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जब उसने रोहित की कंपनी को ज्वाइन किया था तब उससे यह कहा गया था कि वह रोहित मारवा का बिजनेस सेक्रेटरी होगा, लेकिन सेक्रेटरी का फ़र्ज़ निभाते हुए एक दिन चिराग को यह सब कुछ करना पड़ेगा, वो कभी उसने सोचा नहीं था। मगर अपने बॉस को खुश करने के लिए चिराग खुशी खुशी यह सब कुछ करने के लिए तैयार था। थोड़ी देर अपने मन में कुछ रिवाइज़ करने के बाद चिराग मेहता ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ रोहित से कहा, सर आई एम रेडी। फिर अनीका का इंतज़ार करते हुए रोहित ने एक दो बार अपनी घड़ी में टाइम देखा और चिराग मेहता से पूछा, आर्यन क्या कर रहा है? अपनी कमर सीधी करते हुए चिराग मेहता ने बिल्कुल एक सेक्रेटरी की तरह टाइम टेबल पढ़ते हुए रोहित से कहा, कल आपका जन्मदिन है, इसलिए आर्यन बाबा अपने हाथों से आपके लिए एक बर्थडे कार्ड बना रहे हैं और इसी वजह से आर्यन ने आज डिनर पर आने से मना कर दिया है। चिराग मेहता के मुंह से यह बात सुनते ही अपने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए रोहित ने चिराग से कहा, तुम ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस तरह से बोल रहे हो किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू विल हैव टू साउंड रियल, नेचुरल एक्टिंग करो। चिराग को पता था कि रोहित मारवा किसी भी तरह अनीका को यह बताना चाहता था कि कल उनका बर्थडे है, मगर चिराग को यह भी नहीं पता था कि क्या सचमुच अनीका को इस बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला था, और अगर अनीका को सचमुच रोहित में कोई इंटरेस्ट था तो अब तक तो उससे रोहित मारवा की बर्थडे की जानकारी ज़रूर लग चुकी थी। आजकल इंटरनेट और विकिपीडिया पर इंसान के बारे में हर इन्फॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में मिल जाती है, और फिर यहाँ तो हम बात कर रहे थे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिगर रोहित मारवा की, जो अगर छींक भी लेता है तो वह अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती थी। अभी रोहित और चिराग आगे कुछ बात करें तभी मेन डोर पर उन्हें रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ कम मिस अनीका, यही है आपका प्राइवेट रूम। यह कहते हुए अनीका को अंदर छोड़कर रिसेप्शनिस्ट बाहर चली गई। अनीका को देखते ही रोहित अपनी कमर सीधी करते हुए चेयर पर बैठ गया और इससे पहले अनीका को पता चले कि रोहित ने उसे देख लिया है, रोहित ने अचानक ही चिराग को पूछ लिया, क्या हुआ चिराग, आर्यन क्या कर रहा है? रोहित के इस सवाल को सुनते ही अनीका भी चिराग की ओर देखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। पूरी तरह से टेंशन और घबराहट के मारे चिराग को पसीना आने लगा था। कांपती हुई आवाज़ में चिराग ने रोहित के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर कल आपका बर्थडे है, इसलिए आर्यन बाबा आपके लिए हैंडमेड बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि कल वह आपको वह कार्ड गिफ्ट करें और इसलिए आज उन्होंने डिनर पर आने से मना कर दिया। रोहित ने अपना सर हिलाते हुए चिराग से कहा, ओह आई सी। और फिर अचानक अनीका को देखकर रोहित अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहने लगा, अब बच्चों के मूड का क्या कहना, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, देखिए ना, अचानक ही आने से मना कर दिया। रोहित की बातों का जवाब दिए बिना अनीका बिल्कुल निराश होकर रोहित के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अनीका इस बात से बहुत हताश हो गई थी कि आज भी वह अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। मगर रोहित के सामने मुस्कुराकर अनीका ने रोहित से पूछा, क्या कल आपका बर्थडे है? रोहित का मिशन सक्सेसफुल होते हुए देखकर रोहित मन ही मन खुश हो रहा था। रोहित ने अपने एक्सप्रेशन छुपाने की पूरी कोशिश की और बड़े कैजुअली अनीका से कहा, हाँ कल मेरा बर्थडे है। अनीका ने अपने हाथ को टेबल पर रखकर टेबल का सहारा लेते हुए कहा, क्या आपका बेटा आपको बर्थडे गिफ्ट भी देता है? अनीका जानना चाहती थी कि पिछले 6 सालों में रोहित और आर्यन के बीच के रिश्ते कैसे थे। अनीका जानना चाहती थी कि आर्यन रोहित के साथ किस तरह का बर्ताव करता था जबकि वह इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे थे। अनीका वह सब कुछ जानना चाहती थी जो उसे आज तक नहीं पता था आर्यन के बारे में, कि उसका बेटा किन हालातों में पला हुआ है, रोहित ने उसे कैसे बड़ा किया था, और हर वह चीज़ जो उसके बेटे की लाइफ से जुड़ी थी, जैसे उसका पढ़ना, खाना पीना, रहना, वह कब उठता है, कब सोता है। अनीका आर्यन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अपना सर हाँ में हिलाते हुए रोहित ने अनीका से कहा, हाँ वो हर साल मुझे गिफ्ट देता है।
कहीं ना कहीं अनीका को रोहित की इस बात पर जेलसी भी हो रही थी और कहीं ना कहीं उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इतनी सी उम्र में भी आर्यन इतना समझदार था, वरना रिया तो हर साल लगभग अनीका का बर्थडे भूल जाती थी और जब उसे पता चलता कि आज मम्मा का बर्थडे है तो झूठी तारीफों के पुल बांधकर किसी न किसी तरह अपनी मम्मा को मना लेती थी। मगर अनीका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आर्यन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह लोगों की रिश्तों की अहमियत समझता था। उसने बिना सोचे सामने खड़े चिराग से पूछ लिया कि क्या वो रोहित की पार्टी अटेंड कर सकती है। रोहित ने देखा कि अनीका के इस सवाल से चिराग बिल्कुल टेंस हो गया था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि इस सवाल की तो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। रोहित ने मामला संभालते हुए अनीका से कहा, बिल्कुल आप आ सकती हैं। इनफैक्ट इट विल बी माई प्लेजर। रोहित की आंखों में देखते हुए अनीका ने रोहित से कहा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ यह जानने के लिए कि आपके छोटे से बेटे ने आपके लिए कार्ड में क्या लिखा है। क्या मैं कल उसका लिखा कार्ड पढ़ सकती हूँ? अनीका की यह फरमाइश सुनते ही चिराग मेहता की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह फाइल उठाते हुए किसी तरह अपने पेट में मुक्का मारकर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने ज़मीन पर अपने पांव पटकते हुए चिराग मेहता को वार्निंग दी कि वह अपने आप को संभाले, मगर चिराग मेहता यह सोचकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि जिस बच्चे ने आज तक अपने पापा को कभी बर्थडे पर विश भी नहीं किया, वह अपने पापा के लिए बर्थडे कार्ड कहाँ से बनाएगा। रोहित ने अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हुए अनीका से कहा, वेल मिस अनीका, आप अपनी बेटी के साथ आ सकती हैं। रोहित की यह बात सुनते ही अनीका अपनी पलकें झुकाने लगी और रोहित से कहा, ठीक है हम आ जाएंगे। तभी सर्विस स्टाफ में टेबल पर खाना सजाना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक इटालियन रेस्टोरेंट थी, मगर जो फूड इस वक्त अनीका और रोहित को सर्व किया जा रहा था वह बिल्कुल पहले की लंच मीटिंग जैसा ही था। बहुत सारी प्लेट में थोड़े थोड़े पोर्शन में अलग अलग डिशेस मंगवाई गई थी। अनीका को फिर से इस बोरिंग फूड को खाना होगा, यह सोचकर अनीका का मूड पहले से ऑफ हो गया था। अनीका जल्दी जल्दी में एक के बाद एक बाइट लेने लगी। रोहित ने अनीका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस अनीका, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? आप अपना खाना बहुत तेज़ी से खाती हैं। यह हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको खाना आराम से चबाकर खाना चाहिए। रोहित के मुंह से कॉमन सेंस की ट्रेनिंग ले रही अनीका ने मुस्कुराकर रोहित को जवाब दिया, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। मन ही मन अनीका सोच रही थी कि अगर इंसान को हेल्दी खाना है तो फिर वह चबाने की फ़िक्र क्यों करे। अगर इतना ही बोरिंग खाना खाना हो तो उसे निगलना ही पड़ता है। कुछ प्लेटों में तो सिर्फ 2 कटी हुई ककड़ी के पीस देखकर अनीका बिल्कुल हैरान हो गई। 2 ककड़ी के पीस, उसके ऊपर 2 टमाटर के पीस, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रोते हुए बच्चे की तस्वीर प्लेट में बनी हो। जब रोहित ने देखा कि अनीका को खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी तो अनीका के साथ बात आगे बढ़ाने के लिए रोहित ने अनीका से पूछा, मिस अनीका, आपको कैसे पता चला कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भविष्य में अच्छा नहीं करने वाली? अपने मुंह में रखी हुई ककड़ी के पीस को निगलते हुए अनीका ने रोहित का जवाब देते हुए कहा, क्या वह आप ही नहीं थे जिन्होंने मुझसे यह बात की थी? यह सुनकर रोहित चौंक गया, मगर उससे पहले कि रोहित अनीका से पूछ पाता कि कहीं वही तो इंपीरियल ग्रुप की कैट तो नहीं, उससे पहले अनीका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर मेहरा ने आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफर की थी, मगर आपने उस पार्टनरशिप को ठुकरा दिया था। जब रोहित को पता चला कि अनीका इस वजह से शायद यह जान गई थी कि रियल एस्टेट बिजनेस फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था, रोहित ने अपनी चम्मच में निवाला भरते हुए अनीका से कहा, हाँ, मगर लोग तो यह भी कहते हैं कि मैंने वह पार्टनरशिप डील इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उस दिन मेरा मूड सही नहीं था। अनीका ने फिर से एक कटे हुए टमाटर का पीस मुंह में डालते हुए रोहित से कहा, अगर आपने सारे डिसीजन अपने मूड के मुताबिक लिए होते तो मुझे नहीं लगता कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुंची होती। रोहित, जिसने कभी भी किसी की तारीफ सुनकर आज तक कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था, आज अनीका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे की चमक छुप नहीं रही थी। जब अनीका ने उसकी बिजनेस सेंस की तारीफ की तो अचानक ही रोहित का मूड पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गया था।
रोहित को अपने आसपास सब कुछ गुलाबी नज़र आने लगा था। अपनी स्माइल को छुपाने के लिए रोहित ने बगल में पड़ा एप्पल जूस का ग्लास उठाया और अपने होठों से लगा लिया, मगर स्माइल की वजह से उसकी होठों में जो गैप बन रहा था उसमें से एप्पल जूस बाहर निकलने लगा था। तभी अचानक अनीका ने रोहित के हाथ में ग्लास पर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा जूस है जिसे आप पी रहे हो मिस्टर रोहित। जैसे ही अनीका ने यह कहा, रोहित का ध्यान उस एप्पल जूस के गिलास पर पड़ा जिस पर अब भी अनीका के लिपस्टिक के निशान बने हुए थे। रोहित को तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि अभी अभी उसके होठों ने ग्लास के उस हिस्से को छुआ था जिसे कुछ देर पहले अनीका के होठों ने छुआ था। इसी तरह रोहित ने अपने इमोशन पर काबू पाते हुए अनीका से कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं और गलती से आपका ग्लास उठा लिया। जब रोहित अनीका को यह बात बता रहा था तभी अनीका का ध्यान रोहित के कान पर पड़ा। रोहित अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को तो छुपाने में कामयाब हो गया था, मगर क्योंकि रोहित ब्लश कर रहा था उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे। अनीका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी तारीफ देश और दुनिया के इतने बड़े बिजनेस टाइकून को ब्लश करने पर मजबूर कर सकती थी। जब अनीका ने गौर से रोहित के चेहरे की ओर देखा तो रोहित की जो इमेज थी एक श्रूड बिजनेसमैन होने की, वह कहीं ना कहीं उसके असली चेहरे में मिसिंग लगी। दरअसल रोहित एक छोटा सा बच्चा था जिसे कोई भी आकर कभी भी बुली कर सकता था। अब अचानक ही अनीका को भी अपने आसपास सब कुछ गुलाबी नजर आने लगा था। डिनर करने के बाद रोहित और अनीका दोनों कार पार्किंग में साथ साथ चलकर कार पार्किंग में गए। पहुंचने से पहले अनीका और रोहित को होटल के मेन हॉल से गुजर के जाना था। जैसे ही रोहित और अनीका हॉल से कुछ बातें करते हुए गुजर रहे थे, अचानक अनीका की नज़र रेस्टोरेंट्स में उड़ते हुए एक पर्दे की तरफ गई। अनीका को लगा जैसे उसने किसी जाने पहचाने से चेहरे को उस पर्दे के पीछे देखा था, मगर जब पर्दा फिर से अपनी जगह पर जाकर रुक गया, अनीका फिर से रोहित के साथ बातें करते हुए आगे चलने लगी। कुछ देर बाद फिर से एक हवा का झोंका आया और पर्दा फिर से ऊपर उठ गया। अनीका ने फिर से जब उस दिशा में देखा तब उसने एक वाइट सूट पहने आदमी को मेनू में देखकर कुछ पढ़ते हुए देखा। अनीका के एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। उससे पहले कि वह उस चेयर पर बैठे हुए इंसान को ठीक से देख सके, पर्दा फिर से गिर गया और वह इंसान अनीका की नज़रों के सामने से गायब हो गया। कार पार्किंग में जाकर रोहित ने अनीका को फिर से याद दिलाते हुए कहा, कल दोपहर को आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अपने घर का लोकेशन आपको भेज दूंगा और पार्टी का इनविटेशन भी। आप अपनी बेटी को लेकर ज़रूर आ जाइएगा। अनीका अपनी कार में बैठते हुए रोहित से कहने लगी, मैं ज़रूर आऊँगी, तो कल दोपहर को मुलाकात होगी, सी यू। अनीका को बाय कहते हुए रोहित की नज़रें अनीका की कार पर जमी रहीं। फिर चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीरे से उसके कानों में कहने लगा, मिस्टर रोहित, आप एक चीज़ भूल रहे हैं। कल मिस अनीका जब घर आएंगे आपकी बर्थडे पार्टी में, तो वह आर्यन बाबा का लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड ज़रूर पढ़ना चाहेंगी। ये सुनकर रोहित चिराग को हैरानी से देखने लगा।